नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम विज्ञान के नए चैप्टर लेकर आए हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन प्रश्नों के बारे में बताया था, जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आज हम अगले चैप्टर की बात करेंगे और स्थूल पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को जो यूपी टेट, सी टेट या अदर सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की क्यों होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद जो गोलाकार होकर पृथ्वी पर गिरती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव की एक महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि वो अपने आकृति को छोटा करने का प्रयास करता है जहाँ तक संभव हो सके। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। जो द्रव होता है उसकी बूंद संकुचित होने पर वो अपने स्थान को, क्षेत्रफल को न्यूनतम कर लेता है। ये प्रवृत्ति के कारण क्या है, तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो द्रव का सर्वाधिक गुण होता है। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घर्षण। घर्षण ही नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों। जब आप वाटर में या जल में तेल ऊपर से डालते हैं तो देखिए कि आपका जो तेल होता है वो ऊपर तैरता रहता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का जो तल तनाव है वो पानी से कम है, इसकी वजह से वह ऐसा बिहेवियर शो करता है। हमको जो ऑयल है वो तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है, उसका घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वही पानी में तैरेगा। तो जो मिट्टी का तेल होता है उसका घनत्व पानी से भी कम होता है, इसलिए वह तैरता हुआ प्रतीत होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या हमको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर है छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। प्रश्न था, साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है और बड़ा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग एक ही भार में खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि किसकी होगी। 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर वाले तार की। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा केशिकात्व से संबंधित प्रश्न है, परिघटनाएं हैं। यदि केशिकात्व की परिघटना नहीं होती है तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृद पेय का उपभोग करने के लिए स्टॉक का प्रयोग नहीं कर पाता, शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो देखिए, इसका जो केशिकात्व की परिघटना अगर नहीं होती तो क्या होता। सबसे पहले केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाती, ये बात सही है। दूसरा है कि जो स्याही शोक पत्र वो काम करने में विफल हो जाता है, क्योंकि उसमें छिद्र ही नहीं होता तो वो सोखने का काम ही नहीं करता। तो ये घटनाएं तो विफल ही हो जाती। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, यानी कि
पहला, केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। और चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। ये भी एक केशिकातु का कारण है, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो अपना जो भरण पोषण करते हैं वो पृथ्वी के अंदर केशिकात, जो उनके अंदर नली होती, स्टिमा होती है, उसके थ्रू ही करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, केशिकात एकमात्र कारण नहीं है। इसका उत्तर है, पौधों की जड़ों से जल के इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए, जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधे की, वो ज़मीन से तो भोजन या जल ग्रहण करते हैं, किंतु पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए उत्तरदायित्व होते नहीं हैं। सभी चीज़ें का काम केशिकात नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? ठीक है, जो इस बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका जो उत्तर है, जो कोई भी स्टोव होता है, जब उसका बत्ती जलता है तो नीचे उसकी जो ऑयल होते हैं वो केशिकात के कारण ही उस बत्ती में जाते हैं, जिसकी वजह से वो बत्ती प्रकाश करने लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पृष्ठ तनाव ही होगा। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है, वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य का सिद्धांत आधारित है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपने पढ़ा होगा पास्कल का नियम। जी हाँ, पास्कल के नियम से ही आज का जो हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक जो बन रहे हैं वो पास्कल के ही नियम पर आधारित है। ठीक है, पास्कल कहते हैं कि जब द्रव पर किसी बल लगाया जाता है तो जो द्रव होता है, द्रव जिस तली पर रखा जाता है उसके चारों तरफ समान रूप से बल लगता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति लाई है। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा इंगित होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम में कि जो बैरोमीटर होता है अचानक वो नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो अगर बैरोमीटर का जो लेवल है वो अचानक नीचे गिरने लगता है, समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। अगर ये ऊपर जाने लगता है तो समझ लीजिए मौसम साफ रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फव्वारे के जिस क्षेत्र में पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह कौन सी छिद्र है? तो वो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2। सेकेंड नंबर के छिद्र से सबसे ज़्यादा दूरी तक वो वाटर को फ्लो करेगा या दूर तक छिद्र वाटर को फेंकने का काम करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है वो है एस्फॉल्ट इसका उत्पाद है। ठीक है, पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद एस्फॉल्ट है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, यानी कि बर्फ में ढक जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसका उत्तर जो होगा, जो भी तालाब होते हैं उनके ऊपर तो बर्फ़ जम जाते हैं, लेकिन जो निचला वाला हिस्सा होता है उस तालाब का जो भी परिवेश होता है, जलीय परिवेश, उसके नीचे हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान बरकरार रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मछलियाँ जीवित रह पाती हैं।
यानी कि जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाते हैं फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जो तालाब होता है ऊपरी सतह पर तो बर्फ रहता है, किंतु निचली सतह पर पानी हमेशा बरकरार रहता है। ऊपरी सतह पर भले ही बर्फ जम जाए, वो भी कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? जल वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वह है घनत्व। घनत्व कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है किस पर? तो देखो, जब घनत्व आपेक्षिक घनत्व की बात करता है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है किस पर? अगर जल का अधिकतम घनत्व आपको देखना है तो जल को 277 डिग्री केल्विन पर आप उसको रखिए तो आपको जल का अधिकतम घनत्व देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये केल्विन में पैमाना है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। एक कथन आपसे पूछता है कि लोहे का गोला पारद पर तैरता है। पारद मतलब होता है पारा। ठीक है, लोहे का गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो इसका कारण दिया है इसने कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए, जब जो कुछ तैरता है उसका घनत्व हमेशा कम होगा जिस पर वह तैरता है। तो जो पारा होता है, ठीक है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ये कारण जो है, रीजन जो है वो गलत है। हाँ, पहले का ऑप्शन सही है। इसका जो कथन है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, यानी कि जो लोहे का गोला है पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो इसका ये सही है, लेकिन रीजन इसका बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि वही पानी में डूब जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए यह घटना हमको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, जब सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों? तो इसका उत्तर है सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है कैसे? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है कैसे? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जैसे जैसे हम पानी को खींचते जाते हैं वो हमें बाल्टी का पानी भारी महसूस होता है। जब तक वो पानी के अंदर रहता है बाल्टी, हमको थोड़ा सा भी वेट समझ में नहीं आता है, किंतु जैसे जैसे हम पानी को खींचते जाते हैं पानी का वेट बढ़ता जाता है, ऐसा प्रतीत होता हमको दिखता है। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 20 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे गुब्बारा ही क्यों ना हो, कोई भी वस्तु, अगर आपको जल में देखोगे, जल में भार को देखने का प्रयास करोगे तो हमेशा आपको शून्य ही देखने को मिलेगा। जल में किसी वस्तु का भार शून्य होता है। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम को दूध से अलग होने के लिए कौन सा बल लगता है? तो वह अपकेंद्री बल। ठीक है, चाहे मक्खन निकालने का काम हो और ये सब जो होते हैं वो अपकेंद्री बल के कारण होता है, अभिकेंद्री बल के कारण नहीं होता है। इसमें जो बल कार्यरत होता है वो अंदर की तरह कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्री बल में बाहर की तरह कार्य करता है, अपकेंद्री बल में अंदर की तरह कार्य करता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कम घनत्व। ठीक है, कम घनत्व के कारण बादलों के वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया था, वो है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है वह कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो आइसबर्ग होता है, जो बड़े बड़े हिम ग्लेशियर होते हैं, उसके ऊपर एक आपको इस प्रकार से हिम दिखते, ऊपर उठते हुए दिखते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका पहाड़ का असली हिस्सा तो पानी के अंदर होता है। यानी कि 90% अगर आप हिम को देख रहे हो तो समुद्र के अंदर है और 10% ही आपको ऊपर दिखता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो 1/1/9 इसका सही उत्तर होगा, 1/9। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो देखिए, जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अंडरस्टैंड रखिएगा कि ऐसा नहीं कि पिघल जाएगा तो गिरने लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो? पानी 4 डिग्री सेल्सियस से पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा, शरीर डूब जाएगा। ठीक है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तैरता है शरीर, तो यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्र से नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्यों? समुद्र में अगर आप तैराकी सीखना चाहते हैं तो काफ़ी आसान पड़ता है, किंतु अगर आप नदियों में या तालाबों में सीखते हैं तो आपको कठिन महसूस होता है। तो उसका रीज़न है, समुद्री जल नमकीन होता है। कभी कभी पूछ लेता है इसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये भी होता है घनत्व। घनत्व के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो? जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। क्यों? क्योंकि नदी की अपेक्षा जो सागर होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है और इसलिए वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और दूसरा रीज़न है कि जो सागर होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, इसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए और ज़्यादा उठ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सब जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उससे सारे प्रश्न ये सब पूछने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज़ नदी के किनारे सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो रीजन लिख रहा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है कि सागर के जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो ऊपर उठाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टैटिक्स विज्ञान संबंधित है किससे? इसका जो सही उत्तर होगा, विश्राम की स्थिति से। इसका जो सही उत्तर होगा, विराम की स्थिति से ऐसा होता है। तो बच्चों, हम प्रकाश जो चैप्टर है इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम कल देखेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक था, इसमें हमने पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्न पूछा और जाना कि कौन कौन से प्रश्न पृष्ठ तनाव से आते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से घनत्व काम करता है, कैसी धातु का किस प्रकार से कार्य होता है। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे जा रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस सब प्रश्नों को करवाना, ताकि आपके आगामी परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न छूटने न पाए और आप उस परीक्षा में एक बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे यूपी टेट को हो चाहे सुपर टेट को हो, आपके पास समय नहीं है तो आप इन सब विषयों को विशेष तौर पे ध्यान दें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, ताकि आप इस आगामी परीक्षा में अपनी नियुक्ति जरूर प्राप्त करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।